यस तो अभी हमने इफेक्ट समझी कॉन्सेंट्रेशन चेंज की इक्विलिब्रियम के ऊपर, वो तो समझ लिया ऑलरेडी। वो जो समझा वो जो हमने समझा उसी को हम फिर से समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। ये पूछा जा सकता है, वो भी पूछा जा सकता है। ये तो एक एग्जांपल है। हमने देखा H2I2 that will give twice HI, हमने देखा H2N2 that will give ammonia, हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। ये सब देखा ना हमने, 3 एग्जांपल देखे। ये चौथा, सेम कंसेप्ट, सेम कुछ नहीं। यहाँ पे कलर का क्वेश्चन आ सकता है, हाँ आ सकता है, देखो लिखा हुआ दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये Fe+3 एक्वियस मीडियम में है, येलो कलर का होता है। ये थायोसाइनाइड है HCN-, वो कलरलेस होता है। ओके, और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स हम समझेंगे 12th में। तुम समझो ना, 2 रिएक्टेंट इकट्ठा होके एक प्रोडक्ट बना हुआ है, अभी के लेवल पे वो समझो। ओके, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है वो हम 12th में समझेंगे। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, उसका कॉम्प्लेक्स का कलर कितना है? डीप रेड। अच्छा, डीप रेड है, कलरलेस है और येलो है, और उनके बीच में इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। और देख लो तुम तीनों के तीनों मिक्स है, एक्वियस एक्वियस एक्वियस। मतलब तुम ऐसे कंटेनर में देखोगे ना, जहां जहां येलो कलर दिख रहा है ना, इस साइड Fe+3 है। जहां जहां ये थोड़ा कलरलेस पानी जैसा लग रहा है ना, तो थायोसाइनाइड HCN वहां पर है। और कॉम्प्लेक्स कहां कहां पर है? डीप रेड है वहां पर, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। अच्छा, अब Kc निकालो, तो जैसे निकालते हैं वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल लिया। अच्छा सर यहाँ पे हमने 2FeSCN नहीं लिया। क्या 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 होता है ना, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस ही है, बैलेंस में से ही हमें दिया हुआ है। ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस में से दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक Fe, यहाँ पर भी एक Fe। ये +2 और +3 तो उसकी वो बैलेंस ही है, कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे देंगे उसके बेस पे। लेकिन Fe कितना है? 1, यहाँ पर भी 1, HCN 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस ही है, बैलेंस ही है, वो देके ही हमें दिया हुआ। तो मतलब मॉलिक बैलेंसिंग ऑलरेडी कर दिया गया है। ओके चलो, सो ये ले लिया हमने। और रेड, ये समझ गए ना, ये डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस +2 एंड +3। वो हमने समझा है कि भाई जैसे कॉपर है तो कॉपर +2 भी देता है, +3 भी देता है। ये Fe भी +2 देता है, +3 देता है। क्रोमियम +2, 3, 4, 5, 6 इतना सब कुछ देता है। ओके, तो वो क्या, 2+2 मतलब अरे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन देगा, +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देगा, लाइक दैट। -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लाइक दैट। ओके, हाँ बोलो। क्रोमियम कलर और मेटल का कोई रिलेशन है? क्या 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 क्या? क्रोमियम कलर और मेटल का कोई रिलेशन है? क्रोमियम मेटल और क्रोमियम कलर का रिलेशन? वो क्रोमियम मेटल जो होता है ना, वो जो कलर का होता है ना, वो क्रोमियम हम बोलते हैं ना कि इसके ऊपर क्रोमियम लगा हुआ है, वो वही मेटल है और उसका कलर भी वही है। तो रिलेशन है, हाँ है रिलेशन। मतलब सिर्फ कलर का, ऐसा नहीं कि क्रोमियम से ही क्रोम कलर बनता है? नहीं, वही बोल रहा हूँ, क्रोमियम से ही क्रोम कलर बनता है। मतलब अगर क्रोमियम है तो उसका क्रोम कलर ही होगा, ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन कलर है तो उसका जरूरी नहीं है कि वो क्रोमियम ही हो, वो कलर तो किसी से भी आ सकता है। समझ में आ गया? लेकिन मटेरियल का कलर वही होता है, वो उसका दूसरा कोई कलर नहीं हो सकता। समझे? ओके, जैसे कि हमने स्टील ले लिया तो कैसे चमक रहा है स्टील, एलॉय है लेकिन चमक रहा है, उसकी प्रॉपर्टी है हमारी। तो भाई चमकता तो बहुत कुछ है, तो जो चमकता है सबको स्टील बोल दे क्या? नहीं, लेकिन स्टील चमकता है, अगर नहीं चमकता तो ये स्टील नहीं है, ऐसा बोल रहा हूं। समझ में आ गया? ओके, हाँ चलो। सो रेडिश कलर अपीयर्स ऑन एडिंग, अच्छा चलो, ऑन एडिंग, इसको रखना पड़ेगा, ये रख दिया। ओके, ऑन एडिंग, इसको हटाओ ना, वो सब क्या है सब, चलो तुझे क्या हुआ? हाँ, अ रेडिश कलर अपीयर्स, लाल कलर मिलेगा, मतलब वो उसका on adding 2 drops of this much concentration of potassium thiocyanate solution to potassium thiocyanate solution में से तुम्हें ये मिल रहा है, डन। पोटेशियम थायोसाइनेट में से तुम्हें क्या मिल रहा है? HCN मिलेगा। ओके, टू 1 ml of 0.2 मोलर आयरन नाइट्रेट सॉल्यूशन, आयरन नाइट्रेट में से तुम्हें क्या मिल रहा है? Fe+3, वो आयरन नाइट्रेट में से ये मिल रहा है। समझ में आया? FeNO3 है,
देखो वो NO3 को बोला ही नहीं है कि यहाँ पर है, लेकिन लिखा हुआ तो है। ओके, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा आयरन नाइट्रेट, यहाँ पर क्या है तुम्हारा पोटेशियम थायोसाइनाइड। डन। ओके, अच्छा चलो, ये दोनों चीज है मेरे पास, पोटेशियम थायोसाइनाइड है, साइनेट है और आयरन नाइट्रेट है। सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ये कॉम्प्लेक्स हमारा FeSCN+2, तो रेडिश कलर मिल गया। मतलब बोल रहे हैं कि मेरे पास ये था और मेरे पास ये था और दोनों को मिक्स किया तो मुझे एक सॉल्यूशन मिला और उसका कलर ये है, तो बोले हाँ ठीक है। डन। ओके, अच्छा, दो रिएक्टेंट थे, उसमें से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का कलर लाल है तो बोल दिया कि डीप रेड, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, अभी आगे, द इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर बिकम्स कांस्टेंट ऑन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा उसका कलर दिखेगा। इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा उसका कलर दिखेगा। ऑब्वियस है ना, जैसे हमने वो HI वाली रिएक्शन की थी, ग्राफ भी देखा, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, फिर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, I2 का उससे कम था और HI का तो उससे भी कम था। जरूरी नहीं है कि जब इक्विलिब्रियम रीच हो तब हमेशा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ही ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में देखा था क्या, कि कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट यूज होके प्रोडक्ट बन गया, थोड़ा ही रिएक्टेंट बाकी रहा। कोई रिएक्शन ऐसी होती है कि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बना, तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बना और रिएक्टेंट ज्यादा है, तो वही केस था H2I2 और ट्वाइस HI वाला, कि HI की कॉन्सेंट्रेशन तो सबसे कम थी। ओके, तो वो वही केस था कि भाई रिएक्टेंट मेजरली रह रहा है और प्रोडक्ट थोड़ा बहुत बन गया। और तीसरा, कंपेरेबल सिचुएशंस और कंपेरेबल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा 50-50 जैसे। डन। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम बोल रहे हैं कि दो चीजें तुमने मिक्स की, तुम्हें रेड कलर मिल गया। क्या दो चीजें मिक्स की, याद रखना, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई पोटेशियम थायोसाइनेट है, उसमें तुमने डाला क्या, आयरन नाइट्रेट डाला, उससे तुम्हें रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स मिला। ठीक है, प्रोडक्ट मिली। अब वो जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो, कि ये तो तुम्हें रेड कलर मिल गया, अब इक्विलिब्रियम जब रीच हो गई तो तीनों के तीनों एक्वियस है, तो तुम्हें तुम्हारा सॉल्यूशन कैसे कलर का दिख रहा है, रेड कलर ज्यादा दिख रहा है। तीन कलर है तुम्हारे पास, येलो, कलरलेस एंड रेड। तुम्हें रेड ज्यादा दिख रहा है, मतलब क्या, रेड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर येलो ज्यादा दिखेगा तो येलो का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और कलरलेस ज्यादा है और थोड़ा बहुत एक दो ड्रॉप दिख रही है इधर उधर येलो की और रेड की, तो मतलब SCN ज्यादा होगा। डन। तो यहाँ पे बोल दिया है कि इक्विलिब्रियम पे कौन ज्यादा है, हमारा कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, मतलब डीप रेड कलर ज्यादा है। ये तो अभी तो हमने इक्विलिब्रियम को छेड़ा ही नहीं, अभी छेड़ेंगे। डन। अच्छा चलो, दिस इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन ईदर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइसेस ऑफ एडिंग अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। अच्छा, हमारे ऊपर है तुम क्या ऐड कर रहे हो, क्या निकाल रहे हो। अच्छा चलो, तो फिर उंगली करते हैं। The equilibrium can be shifted in the opposite direction by adding the reagents that remove the Fe+3 or SCN-। मतलब अगर तुमने रिमूव कर दिया Fe+3, मतलब रिएक्टेंट रिमूव कर रहे हो, रिएक्टेंट रिमूव किया अकॉर्डिंग टू लस एटेलियर प्रिंसिपल, रिएक्टेंट बढ़ने के लिए, अब हमने रिमूव किया ना रिएक्टेंट, मतलब कम किया, तो अब रिएक्शन क्या करेगी, बढ़ाएगी। बढ़ेगा कब, प्रोडक्ट कम होगा ना, ये तो रिएक्टेंट है, Fe+3 तो रिएक्टेंट है। हाँ, तो अगर उसको तुमने रिमूव कर दिया तो उसका तुमने क्या किया, कम किया। तुमने कम किया तो रिएक्शन बढ़ाएगी, तो रिएक्शन रिएक्टेंट को बढ़ाएगी, तो रिएक्टेंट कब बढ़ेगा, बैकवर्ड में बढ़ेगा। डन। ओके, तो इसलिए बोला है, कहां बोला है, क्या बोला, ऑपोजिट डायरेक्शन बाय एडिंग द रिएजेंट्स, ओके, टू रिमूव द Fe+3। फॉर एग्जांपल देखो, अब देखो क्या हो रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। हमने क्या किया, ऑक्सोलिक एसिड अंदर डाल दिया, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। अब तुम कुछ डायरेक्टली नहीं निकाल रहे हो, तीनों के तीनों तो एक्वियस में, डायरेक्टली निकालोगे भी कैसे, वहां तो गैसियस हो, लिक्विड हो, तो कहीं से तुम निकाल लोगे। तीनों के तीनों एक्वियस में तो डायरेक्टली कैसे निकालोगे, जैसे तीनों के तीनों गैसियस में थे एमोनिया में, तो तीनों के तीनों बाहर आने का ट्राई करेंगे, इसलिए हमने कंटेनर को क्या किया, टेम्परेचर डाउन कर दिया, तो एमोनिया कूल हो गया और उसको निकाल लिया लिक्विफाई करके। डन। यहां पर तीनों के तीनों एक्वियस में, निकल नहीं सकता, तो हमने उसके अंदर ऑक्सोलिक एसिड डाल दिया। याद रखना, ऑक्सोलिक एसिड मतलब H2C2O4। अब ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दो, 12th स्टार्ट होने आया है। एक पेपर लो, एक पेपर नहीं बहुत सारे पेपर लो,
चैप्टर वाइज बनाना स्टार्ट करो नोट्स। भले ही अभी स्टार्ट कर रहे हो, भले ही तुम्हारी स्कूल की एग्जाम खत्म हो जाए, फिर भी ये नोट्स बनाते रहना। 11th की बुक तो अभी तो रखनी है हमें, अभी भी 12th खत्म हो तब तक 11th की बुक रखनी है। और चैप्टर वाइज स्टार्ट करो जब भी टाइम मिले। एग्जाम के अगले दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी टाइम मिले। अभी एग्जाम के आगे ऐसा कुछ नहीं करना है, अभी पढ़ते जाओ, रट्टा मारो, मार्क्स लाओ, दैट इज अवर एग्जाम। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एग्जाम टाइम पे हम इजीली याद रख पाए उसके लिए बात कर रहा हूँ। नोट्स बनाना स्टार्ट करो, जो मैंने 10th में तुम्हें बोला था कि भाई कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसका नाम मतलब ऐसे नाम, ऑक्सोलिक एसिड और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई ऑक्सोलिक एसिड मतलब H2C2O4। क्यों? क्योंकि जैसे हमने स्टार्ट किया था 10th में, नया नया सब केमिस्ट्री में इतना डेंजर सब पढ़ रहे थे, भाई नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। 9th में थोड़ा पढ़ा और फिर डिटेल्ड में 10th में पढ़ा, तो हमें याद रखना पड़ा ना भाई, मीथेन मतलब CH4, इथेन मतलब C2H6। वैसे अभी तुम्हें इजीली याद रह गया है, लेकिन तब याद रखना पड़ा था। तो अब 12th के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, बोर्ड के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है। तो करना क्या है, नोट्स बनाना स्टार्ट करो कि ऑक्सोलिक एसिड तो भाई H2C2 लाइक दैट। समझ में आया? तो जो आता हो वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो भाई पता हो तो मत लिखना, पेज नहीं भरने हैं हम। जो नहीं पता वो लिखो, भले ही तुम्हारे फ्रेंड को पता हो, तुम्हें नहीं पता ना, तुम लिखो। डन? ओके। तुम्हें नहीं पता तो तुम लिखो। तुम्हें कुछ एकदम सिंपल वाला भी ना पता हो कि भाई ये से मिथाइल नाइट्रेट किसे बोलते हैं, तो भाई CH3NO3, मिथाइल और नाइट्रेट का NO3 लाइक दैट। ओके, तो ये तो बात है ऐसी, लेकिन किसी को पता है मिथाइल मतलब, तो बोलेंगे तुम CH3। अरे प्रोपाइल मतलब, तो प्रोपेन में से एक H निकाल देना है। वो सब वही तो कंसेप्ट है। उसके लिए कितना लिखोगे तुम? हेक्साइल के लिए, पेंटाइल के लिए, ब्यूटाइल, सबके लिए थोड़ी लिखने बैठेंगे। उसके लिए तुम्हें क्या लिखना है, सिर्फ एक H निकाल, अल्केन में से एक H निकालोगे तो अल्काइल बन जाएगा, बात खत्म। डन? ओके। बेंजीन तो भाई C6H6, पता होना चाहिए सब। तो वैसे ही लिखना स्टार्ट करो। ओके, केमिस्ट्री में ये कंपाउंड लिखना स्टार्ट करो, और केमिस्ट्री में ही ये एक टाइप की नोट्स हो गई। दूसरी नोट्स केमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंटली केमिकल रिएक्शन लिखना स्टार्ट करो। कैसी? ये जो भी बीच बीच में आ रही है सारी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली लिखने की जरूरत है। और जहां पे साइंटिस्ट का नाम गिवन हो, जैसे कि हेबर प्रोसेस, वो लिखो N2 + H2 दैट विल गिव अमोनिया, इसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस। तो लिखो हेबर प्रोसेस इज इक्वल टू दिस। ओके, जहां पर भी साइंटिस्ट के नाम हो, जैसे हमने वो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड देखी थी, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड देखिए, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड एंड ऑल सब कुछ डिस्कस किया हमने। तो भाई ये क्या है, तो वो अचानक से याद करोगे तो नहीं याद आएगा वो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इसके लिए नोट्स होगी, रिवाइज करोगे, एक मंथ में 2 बार ये नोट्स पढ़नी है मिनिमम। हाँ, 2 बार मिनिमम ये नोट्स पढ़नी है जो तुमने बनाई होगी, तो एकदम पक्का हो जाएगा। मतलब जो पेपर को लिखने के लिए सबको, ऑल स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट्स को सपोज 3 घंटे लगते हैं, वही पेपर तुम 2 घंटे में लिख दोगे, क्योंकि तुम्हें याद करने की स्पीड बढ़ गई। रिवीजन ही उतना किया है कि याद करने में टाइम ही नहीं लग रहा, और लिखकर प्रैक्टिस भी इतनी की है कि लिखने में भी टाइम नहीं लग रहा। पता ही है क्या लिखना है, सोच सोच के लिखना हो ना तो टाइम लगता है। पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, सोच से करना हो तो टाइम लगता है। लेकिन वो सोचना तुमने सब कर लिया, अभी सिर्फ छापना बाकी है, तो छापो फटाफट, एग्जाम में लिखते रहो। तो फास्ट स्पीड कब आएगी? जब अच्छे से पढ़ा होगा, याद रखा हुआ होगा और उसको रिवाइज किया होगा। ये पहला स्टेप, पढ़ना, याद रखना और रिवाइज करते रहना, पहला। और दूसरा स्टेप, उसको अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, बार बार लिखा होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करो। ओके, तो फिर उसमें तुम मास्टर हो गए। एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें तुम मास्टर हो गए। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अभी मैं देने बैठूंगा तो वो मोटिवेशनल लेक्चर हो जाएगा, हमें कंप्लीट करना है। हाँ बोलो। जेईई नीट में 11th स्टैंडर्ड से कितना मतलब आता तो है, मतलब इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE नीट, यू हैव टू स्टडी थॉरली 11th ऑल्सो। थॉरली इन द सेंस, अभी जो तुम पढ़ रहे हो उतना भी चलेगा, लेकिन उतना रिवाइज करना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि अभी उसी टाइम पे मैं बोल रहा हूँ हेबर प्रोसेस,
हाँ कुछ था हेबर पता नहीं यार, वो एमोनिया बनाने के लिए शायद यूज होता था, नहीं पता होना चाहिए कि हेबर प्रोसेस क्या है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जितना पढ़ा, उस टाइम पे मैं बोलूं कि भाई इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी देन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी, वैसा तो पूछेगा ही उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फिर हम सोचेंगे ये इक्विलिब्रियम में था यार, लेकिन पक्का याद नहीं है कि ग्रेटर देन होता था लेस देन होता था। अभी हमने कितने न्यूमेरिकल्स किए, उस दिन योगा किया था, डेल्टा जी की वैल्यू 0, के की वैल्यू 1 तो इक्विलिब्रियम है, और डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई, और के की वैल्यू 1 हो गई और तो फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो के की वैल्यू लेस देन 1 हो गई। तो वही पूछेंगे कि के की वैल्यू कब, के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब, मतलब इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, तब स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, वो सब चीजें पूछेंगे। ये क्यूसी केसी का रिलेशन, तो ये सब चीजें वहां पर पूछेंगे। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, हाँ मोटा मोटा बोल सकते हैं कि 12th का कंटेंट ज्यादा और 11th का कंटेंट कम, बट कितना ज्यादा कितना कम वो नहीं बोल सकते। हाँ तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भर के 11th पूछ लिया और 12th कम पूछा, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कंटेंट एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है, वो 49 और 51 भी हो सकता है, तो 51 12th का और 49% 11th का, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वो 70-30 भी हो सकता है, वो 80-20 भी हो सकता है। 20 तो होगा 11th का, उससे कम तो क्या पूछेंगे फिर। डन, ओके। तो अच्छे से अब जो भी 11th जैसा भी रहा हो, मतलब जैसा इन द सेंस स्कूल में मार्क्स की बात कर रहा हूँ, अच्छा ही रहा है, बट स्कूल में मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो स्कूल में मार्क्स जैसे भी आए हुए हो, समझ में तो सब आया है ना उस टाइम पे, अब उसको रिवाइज करते जाओ। और 12th में तो आके जब भी मैं बोलूँ कि ये हमने 11th में पढ़ा था और तुम्हें लगा अब मुझे तो कुछ याद ही नहीं, निकालो बुक, ऐसा होगा। मुझे होता है ना भाई, मैं तो हर साल पढ़ाता हूँ, तो भी मुझे होता है कि यार इसमें था लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं आया। होगा भाई, एग्जैक्टली याद नहीं आएगा, मुझे तो देख के पढ़ाना है मुझे तो देख के पढ़ाना है। ओके, मुझे तो कंसेप्ट तुम्हें समझाना है ना, मैं थोड़ी याद रख रहा हूँ। इसीलिए तो कहीं मैं बोलता हूँ कि हाँ यहाँ पे शायद ये एग्जाम्पल होगा, अगर है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ देख के, और नहीं है तो मुझे याद है वो बता देता हूँ। ओके, जो याद है वो कौन सा याद है पता है, जो बार बार मैंने रिवाइज किया है ना वो याद है। अंडरस्टूड? जो हमारे सर ने हमें बताया था, कई बार मैं तुम्हें ट्रिक्स बताता हूँ, ओके, तो वो ट्रिक्स सोचो कि हमारे सर ने जब बताई थी तो मैंने ऐसे कितनी बार उसको ऐसे रिवाइज किया होगा, तो वो अभी तक याद है। ओके, दैट इज द पावर ऑफ रिवाइजिंग, रिविजन। ओके, तो जो याद है वो पक्का याद है, और नहीं याद है तो मतलब उसको याद मैं कर भी नहीं रहा हूँ अभी, भाई पता ही है, अच्छा चलो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। कंसेप्ट याद होने जरूरी है, ना कि थियोरेटिकल लाइंस एंड पैराग्राफ्स। कंसेप्ट याद होने, मुझे लॉस एटेरियर कंसेप्ट पता है। अभी कोई बोल दे कि बुक में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो व्हाट इज लॉस एटेरियर प्रिंसिपल, खत्म, लो बैटरी। कोई बोले मुझे कि व्हाट इज लॉस एटेरियर प्रिंसिपल, बुक में लिखा है वो सेंटेंस लिखो, नहीं आता भाई, मुझे नहीं आता, और नहीं फिर भी लिखो, एग्जाम है तो मैं बना के लिखूंगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, कंसेप्ट पता है कि लॉस एटेरियर में उल्टा होगा, हम बढ़ा रहे हैं वो कम करेगा, हम कम कर रहे हैं वो बढ़ाएगा, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वो टेम्परेचर कम करेगा, तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वो कंसंट्रेशन कम करेगा, तुम प्रेशर कम करोगे वो प्रेशर बढ़ाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। तो ये मैं यहाँ पे वही समझा रहा हूँ और तुम यहाँ पे वही समझ रहे हो। फिर मैंने उस दिन बताया था 3 स्टेप्स, कौन सा? पहला स्टेप समझना, दूसरा स्टेप सेल्फ स्टडी, घर पर उसको याद रखना, समझ तो गए तुम, दूसरा स्टेप याद रखना, और तीसरा स्टेप याद रखा हुआ लिखना। ओके, तो यहां पर तो हम पहले पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा तीसरा मुझे अभी जरूरत नहीं है ना, दूसरा तीसरा तुम्हें तो जरूरत है। तुम समझ तो गए लेकिन पढ़ो, याद नहीं रखोगे और फिर लिखोगे नहीं और मार्क्स नहीं आएंगे, तो फिर पेरेंट्स और टीचर्स क्या बोलेंगे, तेरा समझा हुआ कहाँ यूज आया। अरे पेरेंट्स को नहीं पता कि तुम तो जो फर्स्ट रैंक आया है उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमारी सोसाइटी ही है, हमारी एजुकेशन सिस्टम ही है, मार्क्स आए वो इंटेलिजेंट, ना आए वो डफोड़, ऐसे तो उससे उसमें ही मैं बड़ा हुआ हूँ, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली तुम भी उसमें ही बड़े हो रहे हो। ओके, मे बी नेक्स्ट जनरेशन के लिए शायद कुछ चेंज हो जाए कि जिसमें कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस किया जाए और रट्टा मारने पे कम। ओके, बट व्हाट एवर,
हमें तो लड़ते रहना है, सामने से जो भी आए लड़ेंगे, जो भी आए लड़ेंगे। ओके, क्योंकि सब लोग को वही करना है, सबके लिए ही वो है, हमारे लिए पर्टिकुलरली बनाया है ऐसा तो है नहीं। और इजी करते जा रहे हैं, हमारे टाइम पे जो था उससे तो इजी ही किया है तुम्हारे लिए, लेकिन मोटा मोटा सिस्टम सेम है। अंडरस्टूड? ओके, तो दैट इज द थिंग। तो प्रैक्टिस करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, और सबसे इंपॉर्टेंटली नोट्स बनाते जाओ, और वो भी खुद की। क्यों? क्योंकि नोट्स तुम जब खुद की बनाते हो तब तुम्हारी 25% प्रिपरेशन हो गई। कई बार बहुत ही अच्छी नोट्स हमें मिल जाती है ऑनलाइन, किसी की बनाई हुई, जेरोक्स निकाली है, वो एकदम लास्ट स्टेप वाला लास्ट ऑप्शन है। क्यों लास्ट ऑप्शन? भाई अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, अभी एक वीक के बाद, एक महीने बाद एग्जाम है, तो अब तो तुम्हें वही करना चाहिए, जेरोक्स निकालनी चाहिए। लेकिन तुम क्यों ऐसा करोगे? मैं पहले से बता रहा हूं ना कि नोट्स बनाओ, और खुद की जब नोट्स बनाओगे ना 25% प्रिपरेशन तुम्हारी वही होगी। तुम्हारा टाइम हर बार कम होता जाएगा। तुमने नोट्स बना ली, अब तुम उसको याद रखने की ट्राई करोगे ना, तो सबको जितना टाइम लगता है ना उससे कम टाइम लगेगा। फिर उसको जो तुम लिखोगे तो जनरली लिखने में जो टाइम लगता है तुम्हें उससे कम टाइम लगेगा। फिर जब तुम उसका रिवीजन करोगे एग्जाम के आगे, टेस्ट के आगे, तब भी कम टाइम लगेगा। और फिर तुम ऐसा बोलोगे बहुत इजी है यार सब कुछ। इजी तुमने बनाया है, इजी बनाना और टफ बनाना हमारे हाथ में। प्रिपरेशन ज्यादा होती है ना तो सब कुछ इजी लगता है, प्रिपरेशन कम होती है ना तो एकदम इजी वाला भी यार ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? प्रिपरेशन नहीं है। अदरवाइज एक्चुअल में हार्ड और इजी कुछ है ही नहीं, इट्स ओनली अबाउट आवर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है तो तुम्हारे लिए। अभी देखो जैसे कि अभी तो क्या अभी, लेकिन लेजेंड क्रिकेट है सपोज, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो। ओके, अब तो देखने का और सुनने का जमाना आ गया है, लेकिन बुक भी कभी पढ़ना हो तो पढ़ना। ओके, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी, द्रविड़ की तो नहीं है, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, और उसमें सब ऐसा बताया गया है। सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करते हैं, सो जाना है। अक्षय कुमार देखो, उसका डाइट भी ऐसा है, उसका रूटीन भी ऐसा है, सुबह 4 बजे। अरे सब लोग, शाहरुख खान तो 4 बजे मूवी कर रहा होता है, मतलब फिल्म कर रहा होता है। तो वो लोग जब पार्टी में है, वो लोग जब एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब अपने प्रोफेशन में है, लेकिन ये भाई साहब बोल रहे नहीं मुझे रोज 4 बजे उठना है, मतलब उठना है। अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से, कि भाई खाना, एक्सरसाइज, सोना, वो जो टाइम पे करना हो उसी टाइम पे करना है, नहीं तो एफिशिएंसी कम होती है। सबकी अलग अलग मेंटालिटी है, लेकिन फिर कोई एकदम उल्टा है तो हम क्या करें? ओके, वो हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा अगर हम सही सही जाएंगे, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है भाई सब। तो देखो ये सचिन और से कोई भी एक्टर ले लो या सचिन ले लो, वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं। मोहम्मद अली का नाम सुना है? मोहम्मद अली बॉक्सर। ओके, तो उन्होंने बोला था, किसी ने बोला था, नहीं जैकी चैन ने या किसी ने बोला था कि मुझे मोहम्मद अली ने कौन से पंचिस सीखे हैं और ट्राई किए हैं उससे डर नहीं लगता। उसके पास कितने सारे पंचिस होंगे, उससे मुझे कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे वो एक पंच से डर लगता है जो उसने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। मतलब तुम्हारे पास 1000 पंचिस हैं अलग अलग तरीके से, यहां से मारना, ऊपर से, नीचे से, ऐसे वैसे 1000 टाइप के पंचिस है कि जैसे तुम चीट करके मार रहे हो, एक्टिंग यहां से कर रहे हो और यहां से मार दिया, तो 1000 टाइप से। लेकिन वो बोले वो 1000 टाइम से मुझे डर ही नहीं लगता, लेकिन वो एक ऐसे मारता है जो उसने 1000 टाइम प्रैक्टिस किया हुआ है, वो एक हथौड़ा मतलब गिर गया वो सामने वाला, लाइक दैट। क्यों? प्रैक्टिस। सोचो, इससे भी आगे चले जाओ, हमारे स्क्रिप्चर्स में चले जाओ, तो लिखा हुआ है, अरे देखे बिना ऐसे अर्जुन मार देता था, देखे बिना। सोचो, द्रौपदी स्वयंवर सुना है? तब पानी में देखा था, पानी में, मतलब ऊपर मछली है, वो मछली ऐसे मतलब आर्टिफिशियल, वो किसी फैन जैसा है और मछली एक ब्लेड पे है, मछली घूम रही है। डायरेक्ट नहीं देखना है, अभी तुम्हें उसके लिए फिजिक्स भी आना चाहिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, जो हमने पढ़ा 10th में, तो लाइट रिफ्लेक्शन आना चाहिए। फिर उसको तुम्हें स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। तुम मार रहे हो तब तो वो वहां है, लेकिन जब तक तुम्हारा एरो यहां से वहां जाएगा तब तक वो घूम जाएगा।
ये सारा नॉलेज होना चाहिए, और तुम्हें मारना है, देखना है नीचे और मारना है ऊपर। एग्जैक्ट लगता है, एग्जैक्ट आंख में एग्जैक्ट लगता है। सोचो ऐसी तो कैसी प्रैक्टिस, अरे विदाउट देखे। ये तो अर्जुन की बात की। हमारे स्क्रिप्चर्स में ये जो मुगल्स आए थे, तो एक मुगल्स को ऐसे किसी ने, मैंने अभी सुना ये, मैं भी शॉक हो गया कि एक आदमी को, मतलब वो मुगल एम्परर को मारना था, लेकिन जिसको मारना था मराठा जो हमारा साम्राज्य था उसमें से एक थे, तो उनको क्या किया, उनको ले आए, बंदी बनाया, बंदी बना के जेल में रखा और उनको फांसी पे ही लगा देते, और फिर उनकी आंखें भी फोड़ दी। क्यों? वो बहुत अच्छे आर्चर थे, तो उनकी आंखें फोड़ दी। अभी आंखें फोड़ दी तो बोले कि अब तो ये कुछ कर नहीं सकता, तो बोले मैं किसी भी तरह ये सब कुछ मेरा सामान वामान लेके, अस्त्र शस्त्र लेके एक बार राजा के सामने चला जाऊंगा, को मार दूंगा मैं। बोले अब तो क्या, कोई और क्या सोचेगा, अब तो अंधे हो गए, अब क्या करेंगे, बोले मार दूंगा। तो ऐसे सेटअप गोठाया गया, लगाया गया सेटअप पूरा, ओके गोठाया गया, अच्छा उसको उनको जेल में से ले गए और बहुत ऊपर, राजा बहुत ऊपर, और इनको लेके आए। तो बोले कि राजा जी इनकी आखिरी ख्वाहिश है कि उनको तो जाना है, अभी फांसी दे देंगे, तो बोले इनकी आखिरी ख्वाहिश है कि उनकी जो स्किल है आर्चरी वो परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो बोल रहे कि अब तो वो अंधे हो गए। बोले कहीं नहीं, कहीं पे कोई ऐसे उनको ऑब्जेक्ट दे दो, टारगेट दे दो, वहां पर वो सिर्फ बताएंगे। ओके, बोले अच्छा, तो बोले हाँ, उनको टारगेट दे दिया, ये सब कर दिया। तो जैसे ही वो टारगेट पे ऐसे मारने जाने वाले थे, उनके एक सपोर्टर थे अंदर वाले, ओके खबरी, तो जैसे ही मारने जाने वाले थे तो बोले जब तुम्हारा, मतलब जब राजा पर्टिकुलर निशाने पे होगा ना, तभी मैं कुछ गाना शुरू करूंगा या कुछ बोलूंगा। तो जैसे ही वो यहाँ पे मारने वाले थे और बोले राजा जी की जय हो, और जैसे ही राजा ने ऐसे ताली मारी ना, मार दिया। मार रहे थे यहाँ पर ताली की आवाज से, राजा ताली मारी या राजा जी बोले, कुछ भी हो, लेकिन आवाज सुन के मार दिया, वहीं के वहीं मुगल एम्परर खत्म। ये ट्रू स्टोरी है, अभी पता चली मुझे, और तुम्हें भी शायद अभी पता चली। ये ट्रू स्टोरी है, अभी शायद इसके ऊपर कोई मूवी भी आएगी। तो दैट इज, ये कैसे हो पा रहा है? प्रैक्टिस, आवाज से। तो सोचो आवाज से कोई कैसे मारे, देख के नहीं मार सकते यार। अभी तो देख के मारा तो ओलंपिक जीत जाते हैं देख के मारना है, वो भी अभी जीत रहे हैं हम, नहीं तो वो भी नहीं जीतते थे। और हमारी विरासत देखो कैसी है। तो दैट इज द थिंग, प्रैक्टिस से होगा ये सब। ओके, इतनी प्रैक्टिस करो कि फिर वो सामने वाले को लगे कि भाई ये 1 घंटे पढ़ लेगी, ये 1 घंटे पढ़ लेगा ना तो भी टॉप मार देगा, ऐसा दूसरों को लगेगा। क्यों? तुम प्रैक्टिस ही तुमने उतनी की है। तुम, और प्रैक्टिस किसकी? सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो कंसंट्रेशन की भी। दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते रहो, बोलता हूँ ना, प्रैक्टिस कंसंट्रेशन की। अभी यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, और अगर तुम 100% कंसंट्रेशन करके देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो बहुत ज्यादा तुम्हारा जो बाद का टाइम है ना, वो तुमने सेव कर लिया। और उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स तुमने कुछ भी नहीं डाले। एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है क्या? फुल्ली कॉन्सेंट्रेट, फुल्ली के सर जो बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ रहे हैं। 100% कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पे ह्यूमंस है, प्रैक्टिस नहीं है, माइंड दूसरी चीजें डालेगा। जैसे कि अभी हम डाल रहे थे और फिर मुझे ईशा की बात आ गई कि भाई PW छोड़ के कोई मार्गदर्शक में आ रहा है, तो वो आ गया ना मेरे माइंड में, इसलिए मैं हंसा। लेकिन फिर वापस वही सोचता रहता तो अभी इतनी सारी बातें नहीं बता पाता। वो पता है कि भाई एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन कॉन्सेंट्रेट यहाँ करना है। अंडरस्टूड? तो वो कुछ भी बात आ सकती है, घर जाके आज ये खाएंगे, कल उपवास है, ये है, वो है, बहुत भूख लगी है, नींद आ रही है, कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो वो सब होगा, लेकिन नहीं, नींद आ रही है, नहीं सोना है, आंखें ऐसे करके देखेंगे। मैं ऐसे करके पढ़ा हूं, ऐसे करके पढ़ा हूं, ऐसे। क्यों? अगर ये छोड़ दूं ना तो नींद सो जाऊं, इतनी खतरनाक नींद आई। मास्टर्स में जब बीट्स पिलानी में था तब पढ़ाई भी बाकी थी, वो नहीं बताया था। रॉकेट जैसे प्रेशर आएगा तो आगे बढ़ेंगे
तो वो प्रेशर लेने की आदत बन गई थी, वो नहीं अच्छी है, पहले से प्रिपेयर करो, लेकिन मेरी बीई में ऐसी आदत बन गई थी तो मास्टर में थोड़ा सुधरने के लिए टाइम लग गया, तो वो करना पड़ेगा फिर। ओके, तो प्रैक्टिस इतनी बढ़ाओ, और वो बताया वो प्रैक्टिस अपने सारे एक्ट में प्रैक्टिस बढ़ाओ और थोड़ा टाइम निकालो मेडिटेशन के लिए, तो उससे ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ओके, कहां पहुंचे हम? ये हमने डिस्कस कर लिया क्या, जब इक्विलिब्रियम बना तो क्या बना था कि रेड कलर मिला था तुम्हें, करेक्ट, इक्विलिब्रियम रेड कलर मिला था। अब क्या कर रहे हैं हम, यहां से हम भटके थे कि तुम ये नोट्स बनाना स्टार्ट करना। ऑक्सोलिक एसिड डाला H2C2O4 रिएक्ट्स विद द Fe+3, तो ये जो हमारा आयन नाइट्रेट है उसका जो आयन है Fe+3 उसके साथ ऑक्सोलिक एसिड रिएक्ट कर देगा। अगर उसके साथ ऑक्सोलिक एसिड रिएक्ट कर देगा तो मतलब अंदर से तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाला जो कंटेनर था उसमें से आयन का कंटेंट क्या हुआ, बढ़ा या कम हुआ? कम हो गया। क्यों? ये नया आदमी उसके साथ जुड़ गया, तो मेरा जहां जुड़ा हुआ था वहां से तो कम हो गया, वहां से कम हो गया, तो अब वो क्या करेगा, बढ़ाने की ट्राई करेगा। तो वो Fe+3 तो रिएक्टेंट था, वो बढ़ेगा कब, बैकवर्ड में, रिवर्स में, खत्म, डन। ओके, तो वैसे ही क्या H2C2O4 डाला तो Fe+3 के साथ वो रिएक्ट करेगा टू फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन FeC2O4 thrice, thus decreasing the concentration of free Fe+3. In accordance with the Le-Chatelier's principle, the concentration stress of removed Fe+3 is relieved by the disassociation of this, ये compound, okay, और ये compound का disassociation होगा to replenish the Fe+3 ions, because तो इतना सब कुछ लिखा है लेकिन हमें पता है कि आंसर क्या है। ओके, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि रेड कलर किसकी वजह से था, Fe जो हमारा कॉम्प्लेक्स था उसकी वजह से रेड कलर था। और अब हमने डाल दिया क्या अंदर, ऑक्सोलिक एसिड डाल दिया, तो ऑक्सोलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारे कॉम्प्लेक्स के Fe+3 के साथ। देखो Fe+3 यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है, हाँ, ये हमारे पास दोनों जगह पे है, रिएक्टेंट में भी है, जो आयन नाइट्रेट है उसमें भी Fe+3 है, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है प्रोडक्ट उसमें भी है। हमने ऑक्सोलिक एसिड डाला तो ऐसे थोड़ी डालेंगे कि भाई तू प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट मत करना, सिर्फ रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करना, या फिर तू रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट मत करना, सिर्फ प्रोडक्ट के साथ करना, ऐसा तो होगा नहीं। तीनों के तीनों एक्वियस में है, हमने डाल दिया तो वो जो स्टेबल जहां से बनेगा ना उसके साथ रिएक्ट कर देगा। तो किसके साथ किया, प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट किया। हमने ऑक्सोलिक डाला, ऑक्सोलिक एसिड डाला, वो किसके साथ रिएक्शन किया उसने, प्रोडक्ट के साथ। अगर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट किया, प्रोडक्ट का कलर रेड था और जैसे ही तुमने डाला ना रेड कलर कम हो गया, प्रोडक्ट का कलर क्या था, रेड, और जैसे ही तुमने ऑक्सोलिक एसिड डाला रेड कलर कम हो गया। रेड कलर कम हो गया मतलब क्या हुआ, वहां से तुमने Fe+3 निकाल लिया। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट कम हुआ इसीलिए तो रेड कलर कम हुआ, तो अब तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़ेगा, उल्टा होगा ना, तुम कम हुआ तो अब बढ़ेगा, बढ़ने के लिए फॉरवर्ड, डन। ओके, सो इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीजेस, एडिशन ऑफ एक्वियस। अब देखो ये समझ में आ गया। ओके, कलर के रिस्पेक्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अभी भी स्कूल में इसमें से कलर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछेंगे क्या, वो वापस में लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर जो लिखा है वो तो हम समझ ले, एडिशन ऑफ एक्वियस HgCl2। अब क्या फिर से इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, अब मैं ऑक्सोलिक एसिड नहीं डाल रहा हूं, अब कुछ और डाल रहा हूं। मैं क्या डाल रहा हूं, HgCl2 ऑल्सो डिक्रीजेस द रेड कलर, ये भी रेड कलर को डिक्रीज कर रहा है। मतलब क्या, ये भी अंदर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तभी तो रेड कलर डिक्रीज हो गया। ओके, तो कलर डिक्रीजेस बिकॉज Hg+2 रिएक्ट्स विद द HCN, वो Fe के साथ और ये HCN के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयंस टू फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्स HgHCN4। रिमूवल ऑफ फ्री HCN शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन दिस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, HCN आयंस एंड एडिशन ऑफ, अभी ये तीसरा आया वापस, यहां पे रुक जाओ। तो ये क्या, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब इन शॉर्ट रेड कलर तुम्हारा क्या हो गया है, कम, क्योंकि तुमने HgCl2 डाला। रेड कलर कम हो गया मतलब प्रोडक्ट कम हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया तो Le-Chatelier के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ेगी, सिंपल है। ओके, एडिशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट, अभी और एक नया डाल रहे हैं, देखो क्या डाल रहे हैं, एडिशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट। ऑन द अदर हैंड, पोटेशियम थायोसाइनेट तो हमने स्टार्टिंग में वही तो लिया था,
हमने स्टार्टिंग में वही तो लिया था पोटेशियम थायोसाइनेट, तो वो तुम डाल रहे हो, मतलब तुम रिएक्टेंट डाल रहे हो। अब किसी के साथ रिएक्शन की बात नहीं है, तुम डायरेक्टली क्या डाल रहे हो, रिएक्टेंट डाल रहे हो। इक्विलिब्रियम रीच हो गया और तुमने रिएक्टेंट डाल दिया तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। अब वो क्या करेगी, वो रिएक्शन कम करेगी, क्योंकि तुमने रिएक्टेंट बढ़ा दिया ना, तो वो रिएक्टेंट कम करेगी। रिएक्टेंट कम कौन सी डायरेक्शन में होगी, रिएक्टेंट कम रिएक्टेंट कम करना है। अच्छा हाँ, हमने तो बढ़ाया ना, हमने पोटेशियम थायोसाइनेट ऐड किया, हमने पोटेशियम। एक क्वेश्चन है राइट। हाँ बोल बोल बोल। ये जो ऊपर हमने किया ना, तो प्रोडक्ट में किया है रिएक्टेंट में किया? देखो ऊपर के जो दो किए वो किसी के साथ रिएक्शन के लिए थे, तो हम देखो फिर से अच्छा चलो पूछ लिया, अच्छा किया। क्या इक्विलिब्रियम रीच हो गया, इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद एक बार हमने डाल दिया ऑक्सोलिक एसिड, तो ऑक्सोलिक एसिड जो हमारा कॉम्प्लेक्स है जो प्रोडक्ट में, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट का ही कलर रेड था और तुमने डाल दिया, तो तुम्हारा प्रोडक्ट के साथ रिएक्टेंट हो गई ऑक्सोलिक एसिड की, इसीलिए रेड कलर कम हो गया। रेड कलर कम हो गया मतलब प्रोडक्ट कम हो गया। प्रोडक्ट कम हो गया तो रिएक्शन क्या करेगी, प्रोडक्ट बढ़ाने की ट्राई करेगी, तो फॉरवर्ड में रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ये पहला। दूसरा हमने क्या किया, HgCl2 डाला। अगेन HgCl2 डाला तो वो किसके साथ रिएक्शन की, जो तुम्हारा प्रोडक्ट था ना, वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स था, उसी के साथ रिएक्शन की। पहले Fe वाला था, उसके साथ रिएक्शन की, और फिर HCN के साथ रिएक्शन की। तो अब HCN के साथ HgCl2 रिएक्ट किया, अगेन तुम्हारा प्रोडक्ट रेड कलर का था, अब रिएक्ट कर दिया मतलब रेड कलर कम हो जाएगा। तो अभी तुम्हें प्रोडक्ट कम किया ना तुमने, हमने कहा कम किया सर, अरे तुमने वो डाला ना, तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट चला गया उसके पास। किसके पास, तुमने ऑक्सोलिक एसिड और HgCl2 डाला, उसके पास प्रोडक्ट चला गया, तो मतलब रेड कलर कम हो गया। रेड कलर अगर कम हो गया तो अभी तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। रेड कलर कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगी, तो प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगी, फॉरवर्ड। डन। ये दो एग्जांपल थे जिसमें प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, वो हम जो डाल रहे हैं उसके साथ रिएक्शन हो जा रही थी। अभी ये जो थर्ड वन देख रहे हैं, उसमें हम क्या डाल रहे हैं, रिएक्टेंट ही डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, हमारे पास पोटेशियम थायोसाइनेट था पहले से, वही फिर से डाल रहे हैं। जैसे N2H2N एमोनिया, तो मैंने N2 डाला फिर से, या मैंने H2 डाला फिर से, तो क्या किया, रिएक्टेंट बढ़ाया। रिएक्टेंट बढ़ाया तो वो रिएक्टेंट कम करेगी। रिएक्टेंट कैसे कम होगी, फॉरवर्ड। डन। तो वही चीज बोल रहे हैं कि थर्ड, समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया, पोटेशियम थायोसाइनेट ऑन द अदर हैंड इंक्रीजेस द कलर इंटेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये कैसे बढ़ गई, अरे तुमने क्या किया, पोटेशियम थायोसाइनेट डाला, तो पोटेशियम थायोसाइनेट तो कलरलेस था यार, ओके, वो तुमने डाल दिया, तो वो डाल दिया तो मतलब तुमने रिएक्टेंट बढ़ाया। रिएक्टेंट बढ़ा तो क्या होगा, रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्टेंट को कम करने की ट्राई करेगी। रिएक्टेंट को कम करने की ट्राई करेगी तो रिएक्टेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड में। और अगर फॉरवर्ड में रिएक्शन आगे बढ़ी तो कौन सा कलर ज्यादा हो जाएगा, वही बोल रहे हैं, इंक्रीज इज द कलर इंटेंसिटी। डन, हाँ ना, ऑफ द सॉल्यूशन एज इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट। डन। तो यहां पर हमने एक्सपेरिमेंट जो था हमारा, उसमें तीन चीजें देखी। क्या तीन चीजें देखी, पहले तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट में एक्चुअली में क्या था, आयरन नाइट्रेट था, वर्डिंग में लिखा हुआ है, उसमें से Fe+3 आ गया। देन यहाँ पर क्या है, पोटेशियम थायोसाइनेट, उसमें से HCN आ गया, और यहाँ पर मुझे एक कॉम्प्लेक्स मिल गया, ये दोनों का मिलके। अभी इसमें से जो नाइट्रेट था वो अलग निकल जाएगा, इसमें से जो पोटेशियम है वो अलग निकल जाएगा, तो इसके साथ मुझे और क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन उसका हमें काम नहीं है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया। इक्विलिब्रियम पे कौन सा कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो तुम्हारा रेड कलर दिखाई दे रहा है, मतलब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब हम उसको फिर से डिस्टर्ब करेंगे। कैसे डिस्टर्ब करेंगे, एक बार मैंने डाल दिया ऑक्सोलिक एसिड, तो ऑक्सोलिक एसिड ये कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स के Fe के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स के Fe के साथ ऑक्सोलिक एसिड ने रिएक्शन की, मतलब ये रेड कलर कम हो गया। रेड कलर कम हो गया मतलब प्रोडक्ट कम हो गया, रिएक्शन प्रोडक्ट बढ़ाएगी। प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा, फॉरवर्ड। दैट्स इट। दूसरा उंगली किया हमने, दूसरा उंगली क्या किया, HgCl2 डाला, तो HgCl2 भी अब ये HCN के साथ रिएक्शन कर देगा। HCN के साथ रिएक्शन कर दी तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, वो कम हो गया तो कलर भी कम हो गया, रेड कलर, रेड का पिंक होने गया। ओके,
अब तुम्हें रिएक्शन उसको बढ़ाएगी लॉस एट एरियर के अकॉर्डिंगली, तो इसको बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट बढ़ना पड़ेगा, और प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा? फॉरवर्ड में। ये दो, और तीसरी उंगली हमने क्या की? पोटेशियम थायोसाइनेट ऐड कर दिया। पोटेशियम थायोसाइनेट ऐड किया तो वो तो रिएक्टेंट ऐड किया, तो रिएक्टेंट बढ़ गया, तो अभी रिएक्शन क्या करेगी? रिएक्टेंट को कम करेगी। रिएक्टेंट कम कब होगी? फॉरवर्ड में। तीनों के तीनों में फॉरवर्ड में ही रिएक्शन हो रही है। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो अब मैं बता रहा हूं कॉम्पिटिटिव में, कि ये हमें दे दिया सेम डिट्टो और बोला कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रेड कलर दिखेगा, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब वो लोग बोलेंगे कि इफ आई ऐड पोटेशियम थायोसाइनेट, if I add potassium thiocyanate, then intensity of the yellow color will be increase, decrease, same, and can't be explained. If I add potassium thiocyanate after the equilibrium, और क्वेश्चन क्या है? the intensity of the yellow color, और ऑप्शन है increase, decrease, same, and can't be tell or can't be explained. सोचो, हमने डाला है पोटेशियम थायोसाइनेट और पूछा है कि जो सॉल्यूशन है, जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, उसमें येलो कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? नया इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद। पहले इक्विलिब्रियम पे तो रेड कलर मिल रहा है, अब तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो। कैसे? पोटेशियम थायोसाइनाइड ऐड करके, तो डिस्टर्ब हो गया। अब नया इक्विलिब्रियम का कलर जो होगा उसमें येलो कलर पहले की कंपेयर में बढ़ा या कम हुआ या सेम रहा, या इसको यहां से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सेम रहा। अच्छा बोलो, चलो सोच लो, जल्दी बैटरी खत्म हो जाएगी, फिर वीडियो मर्ज करना पड़ेगा, और जो मैं करता नहीं हूँ ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ। हाँ चलो, ये ऐसे कॉम्पिटिटिव में ऐसे पूछते हैं, सिंपल तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में जो पूछते हैं वो मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि हमने थियरी में सिर्फ रेड कलर की बात की है, येलो की तो बात ही नहीं की। उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा ही दौड़ाना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम रीच हो गया, इक्विलिब्रियम पे हमारा सॉल्यूशन रेड कलर का दिख रहा है। अच्छा, अब मैंने पोटेशियम थायोसाइनेट डाला, मतलब मैंने रिएक्टेंट डाला, यही है ना पोटेशियम थायो, तो पोटेशियम थायोसाइनेट डाला मतलब रिएक्टेंट डाला मतलब मैंने रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो रिएक्शन लॉस एट एरियर के अकॉर्डिंगली रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम करेगी। रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम कब होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्वांटिटी आगे बढ़ेगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन तुम्हारी बढ़ेगी तो तुम्हारा ये रिएक्टेंट भी तो यूज होगा, तुम्हारा फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा, मतलब क्या? तुम्हारा ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, और ये बढ़ रहा है। फॉरवर्ड का मीनिंग यही हुआ ना, तो तुम्हारा ये भी कम हो रहा है, ये फॉरवर्ड बढ़ा मतलब ये भी कम हुआ और ये भी कम हुआ, मतलब तुम्हारा Fe+3 कम हो रहा है, तो येलो जितना था उससे कम होगा, तो डिक्रीज द आंसर। समझ में आया? ओके, वैसा कुछ भी बोल सकते हैं। पोटेशियम थायोसाइनेट डाल के कलरलेस वाला पार्ट इंक्रीज होगा, कलरलेस का परसेंटेज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, कांट बी एक्सप्लेन। कलरलेस एक्वियस सॉल्यूशन का पार्ट क्या होगा? सेम कंसेप्ट लगाओ। तुमने क्या किया? पोटेशियम थायोसाइनेट डाला, रिएक्टेंट बढ़ा, अब रिएक्टेंट कम होने की ट्राई करेगा, रिएक्टेंट कम होगा फॉरवर्ड में रिएक्टेंट कम होगा तो ये पार्ट भी यूज होता जाएगा, तभी तो फॉरवर्ड बढ़ेगी आगे। ये पार्ट कम होगी, मतलब कलरलेस जो सिचुएशन है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, मतलब कलरलेस का परसेंटेज कम होता जाएगा, वही तो उसमें भी क्या आएगा? डिक्रीज। तो रेड कलर इंक्रीज डिक्रीज वो तो हमने थियरी में ही पढ़ लिया, लेकिन कलरलेस इंक्रीज डिक्रीज होगा या येलो कलर इंक्रीज डिक्रीज होगा वो भी पूछ सकते हैं। यहां जो क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। क्या? अगर मैं HgCl2 डाल दूं तो येलो कलर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मतलब येलो कलर की इंटेंसिटी क्या होगी? मैंने HgCl2 डाला इक्विलिब्रियम के बाद, इक्विलिब्रियम रीच हो गया और मैंने डाल दिया HgCl2, तो क्या होगा येलो कलर की इंटेंसिटी? बोलो। इंक्रीज। देखो वही चीज
इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अब मैंने डाल दिया क्या HgCl2, HgCl2 HCN के साथ रिएक्शन कर रहा था, मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, उसका कम हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया तो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए रिएक्शन आगे बढ़ेगी, प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो वो तो फॉरवर्ड होगी, और अगर फॉरवर्ड में तुम आगे बढ़ रहे हो तो येलो कलर तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड में तो ये यूज होगा ना, यूज होगा मतलब जितना येलो है उतना भी येलो नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो यूज होता जा रहा है। अरे सर मतलब प्रोडक्ट में येलो कलर વધારે દેખાશે એમાં ઇન્ક્રીઝ। अच्छा तुम प्रोडक्ट की बात कर रहे हो? हाँ। नहीं, लेकिन प्रोडक्ट में भी येलो कलर है किसकी वजह से है? इसकी वजह से ही है ना, समझ गए? प्रोडक्ट इन द सेंस तुम्हारा जो पूरा का पूरा कंटेनर है उसमें येलो कलर किसकी वजह से है? रिएक्टेंट की वजह से। रेड कलर किसकी वजह से है? प्रोडक्ट की वजह से। और जो कलरलेस पार्ट है वो किसकी वजह से है? रिएक्टेंट की वजह से। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। डन? ओके, पक्का? तो इस तरह से ये बुक का तो हमने समझा, लेकिन इस तरह से येलो कलर इंक्रीज डिक्रीज, कलरलेस पार्ट इंक्रीज डिक्रीज, रेड कलर पार्ट डिक्रीज, रेड कलर विल बी कन्वर्टेड टू पिंक कलर, ऐसा तो मतलब इन शॉर्ट रेड कम हुआ है ऐसा बोल रहे हैं यार। तो ऐसे इसको बोलते हैं थोड़ा ट्रिकी कर दिया। इसमें क्या ट्रिकी, कंसेप्ट सेम ही है। डन? समझ में आ गया? तो ये हमने इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो हमने समझ ही लिया था, फिर से समझा ये एक्सपेरिमेंट से। अंडरस्टूड? ओके।